नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। हमारे साथ स्टूडियो में आज एक शख्स मौजूद हैं, या यूं कहें कि एक शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ 23 तर्रार आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे तक और जानेंगे विभिन्न पहलुओं के बारे में, और इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये बिहार को आगे ले जाने की मुहिम चला रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार की मुहिम इन्होंने चलाई है। इसके अलावा हम इनके कार्यकाल को लेकर भी बातचीत करेंगे, और साथ ही ये विवादों में भी रहे हैं, किस तरीके से ये आगे बढ़े, इसको भी लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा तमाम अन्य पहलुओं पर भी इनसे चर्चा होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत है सर इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2003 में आपने यूपीएससी क्लियर किया, आईआईटी कानपुर से आपने इस ओर रुख किया। तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, ये जहन में ये विचार और ख्याल कैसे पनपा, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, इस जर्नी की शुरुआत भी कहीं ना कहीं बिहार से ही हुई। बिहार में पढ़ता था उस समय और बिहार को देखता था। मेरे पिताजी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में रहे, बरौनी रिफाइनरी में उनकी पोस्टिंग थी। उससे पहले गुवाहाटी में थे। अचानक ट्रांसफ़र भोपाल हुआ। भोपाल में बच्चे बिहारी बोलकर चिढ़ाने लगे, 9th में था। तो बड़ी एक मन में उसी समय एक व्यथा हुई कि भाई जिस शब्द को सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हुआ। और तब लगने लगा कि अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता हूँ जिससे, और मन कहीं ना कहीं एक संकल्प ले रहा था कुछ करना है। अब माध्यम क्या हो सकता है, इस पर चिंतन करता था। 12th से पहले एग्ज़ाम की तैयारी जब कर रहा था, आईआईटी के पेपर दिए मैंने, और संयोग देखिए कि आईआईटी के पेपर पहली बार लीक हुए 1997 में। उसके बाद भी लीक नहीं हुए, उससे पहले भी नहीं हुए थे, लेकिन झटका जो लगा उसका भी केंद्र बिहार था। तो एक झटका तब लगा, 9th में था, लोगों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया। तब उसका उत्तर मैंने इस रूप में दिया कि बहुत अच्छे से पढ़ा, क्लास में टॉपर हुआ, लोगों को लगा कि बिहारी की शक्ति क्या है। अब जब आया तो लगा कि बिहार, इस बीच में बिहार के इतिहास पर भी पढ़ता रहता था और लगता था कि तब जब कुछ नहीं था, रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, हमारे पूर्वजों में क्या क्षमता थी कि इस बिहार से हम पूरे अखंड भारत के साम्राज्य पर शासन कर पा रहे थे, विश्वविद्यालय स्थापित कर पा रहे, कुछ तो बात थी। और उस भूमि में ऐसा क्यों हुआ कि आज वहीं के बच्चों को चिढ़ाया जाता है। और इस बात को मन में जब सोचता तब लगता है कि भाई लोग तो वही थे, उन्हीं के वंशज हम हैं, तो कुछ न कहीं डिग्रेडेशन हुआ है। और कहाँ हुआ, कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, कौन इसको सुधारेगा, इन बातों पर मन चिंतन करता था। तो आईआईटी के पेपर लीक हुए, केंद्र बिहार था, आईआईटी कानपुर पहुँचे। वहाँ पर एक अगला झटका फिर लगना था, फिर बिहार से। इस बार पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली थी। जब आईआईटी पहुँचे तो फर्स्ट ईयर में पोस्टिंग हो गई बरौनी रिफाइनरी वापस। और वहाँ जब पहुँचे तो गर्मी छुट्टी में आने से मना किया गया। और कारण जब सुनेंगे तो आजकल लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, पकड़ के शादी होती है और लगन का समय चल रहा है। पड़ा वो तब उस समय आईआईटी के लाइब्रेरी में, वर्ष था 1998, इतिहास में डूबता गया और पढ़ने को कुछ था नहीं। उपनिषद मैंने पढ़े और उपनिषद में मैंने देखा बिहार का चिंतन क्या था, वह कारण क्या थे जिसके कारण बिहार से ही अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ। और तब 98, 99 इस समय के बीच में मुझे लगने लगा कि यदि मैं केवल अपने लिए जीता हूँ, मेरे मन में एक प्रेरणा जगी है, तो अपने लिए तो सभी जीते हैं और अच्छी नौकरी करूँगा। यूएस में मेरे अधिकांश मित्र मेरे आज बाहर विदेशों में हैं, लेकिन जब लौट के आऊँगा तो मन क्या कहेगा कि आपने क्या कहा, जिस चीज़ से आपने पीड़ित हुए, उसको अनुभव किया, उसके बाद यदि आपने उसके सुधार के लिए कुछ नहीं किया तो आपका जीवन सार्थक है क्या। और इस विचार के साथ तब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और देवीय संयोग देखिए कि जिस बिहार के लिए मैं करना चाहता था, ईश्वर ने भी उस रूप में बिहार कैडर दिया और एक अवसर दिया कि अपने बिहार में कुछ सुधार में अपना योगदान दे सकूं। यात्रा तब से गतिमान रही है, जिलों में रहा, रेंज में रहा। हमेशा मैंने प्रयास किया कि जो भी वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे पटना में जो एसएसपी रहा, उनसे निपटा जाए, उनको सुधार सकूँ। और उसमें पब्लिक का सहयोग लेने का मैंने सदैव प्रयत्न किया। और साथ साथ जो हमारे यूथ हैं, जिन प्रश्नों को लेकर कभी मैं उद्वेलित होता था, उस पर कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, कैसे समाज में योगदान दें, इसके लिए मैंने संवाद स्थापित करने का स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां भी रहा हूं, प्रयास करता रहा हूं। और उसी के एक रूप लेट्स इंस्पायर बिहार है, जिसमें हम लोगों उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आपने एक बात कही कि जो पकड़ा हुआ शादी की बात होती, तो बेगूसराय का जो इलाका रहा है, ये उस जगह ये काफी प्रचलित था। तो इससे परिवार वालों को कैसे दो चार होना पड़ा, आपके साथ भी ये समस्या आई थी उस वक्त? हुआ क्या था उस समय, मेरे पिताजी के एक बड़े अच्छे मित्र थे जो एलआईसी के एजेंट थे। तो उनके 2 लड़कों की पकड़ के शादी हो गई उसी समय जब लगभग हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जब आईआईटी पहुंचे थे तो मेरी उम्र केवल 17 वर्ष की थी। 18 वर्ष के तब थे जब बरतुहार आने लगे। और बरतुहार जब आने लगे तो हर प्रकार के प्रलोभन देते कि भाई ऐसा, तो समझाया जाता कि भाई अब तो शादी की उम्र भी नहीं हुई है,
लेकिन नहीं, देखिए आप तो, और हर व्यक्ति एक उस समय जो अवस्था थी आज भी है, हर बेटी का बाप चाहता है कि जल्दी शादी हो जाए, और कोई लड़का अगर अच्छा है तो उसकी उम्र क्या है इससे चिंता नहीं होती, उनको लगता है IIT है तो कम से कम 20-21 साल का तो होगा ही, मान के चलते हैं। उनको क्या मालूम कि 17 साल में आदमी IIT कर चुका है। तो उसमें तब कई बार धमकी भी मिलने लगी, और धमकी सीधे रूप में नहीं मिली, लेकिन कहा गया कि भाई आप सीधे अच्छे से हम लोग आपको रिश्ता संबंध बनाने को कह रहे हैं, तो अब तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन कोई वैसा आदमी जिसकी उस समय दमकता थी वो कहेगा तब तो आप शादी कर ही लीजिएगा। और तब पिताजी को और लगा कि हम भी शरीफ रहे हैं, बचपन से बड़े ईमानदार रहे हैं, किससे क्या होगा, इससे अच्छा है कि तुम अभी अपना करियर बनाओ, IIT में रहो, जब लगन खत्म हो जाएगा तब आना। और तब लगता है कि बिहार में ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। मन, अब सोचिए कोई व्यक्ति जिसको घर आने से रोका जाए, IIT कानपुर की लाइब्रेरी में बैठा है, चिंतन क्या कर रहा होगा। और तब एक संकल्प लेता गया कि अपने जीवन काल में बिहार में निश्चित ऐसा परिवर्तन लाऊंगा जिसको लेकर जब जीवन का अंत हो मुझे लगे कि मेरा जीवन सार्थक रहा। चलिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक और चीज है, आप कई जगहों पर रहे हैं और काफी आपने अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया है, और ये यात्रा शुरू हुई IIT कानपुर से निकलकर सिविल सर्विसेज UPSC के थ्रू, और ये यात्रा आज यहां तक पहुंची है। अब यात्री मन कैसा महसूस कर रहा है इस वक्त, क्या सुकून में है यात्री मन? नहीं, मैं बड़ा संतुष्ट तो इस रूप में अवश्य हूँ कि जहाँ भी रहा मैंने योगदान जो मुझे देना चाहिए था उसमें मैंने पूरा योगदान करने का प्रयास किया, और जो समस्याएं थी जहाँ जहाँ रहा, जहाँ भी मैं योगदान दे सका, उन समस्याओं को नष्ट करने में और एक नवसृजन की ओर गतिमान करने में उस पूरी पीढ़ी को, उसमें मेरा योगदान रहा। बगहा में था, उस समय बगहा को मिनी चंबल कहते थे, अपहरण की बड़ी श्रृंखला लंबे समय से चल रही थी, लोग परेशान थे। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी सिटी SP पटना था, यहाँ से गया था, 4 किसानों की हत्या हुई थी, और लोग कहते थे कि चंपारण में अपराध समाप्त नहीं हो सकता, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा रही है, वो भी कवि रत्नाकर थे। लेकिन उसी बगहा में जहाँ कभी पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, व्हाइट पैंथर चलाया, मैंने भी अनेक ऑपरेशन चलाए, मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी। मैंने सीखा कि जब लोगों से हम जुड़ते हैं और लोगों की दृष्टि को बदलने का प्रयास करते हैं तो जिन चीज़ों को लोग अवश्य विश्वास ही नहीं कर सकते कि चीज़ें बदलेंगी, वह भी संभव हो जाता है। बगहा में लोग कहते थे कि कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसको मैंने अपने सामने केवल 1-1.5 वर्ष में समाप्त होते तब देखा जब पुलिस ने अपराधियों के आर्थिक रीढ़ पर हमला किया। गन्ने की खेती होती थी, उसको हम लोगों ने जब्त किया, करीब 20 से 25 लाख रुपए प्रथम वर्ष में, फिर और दूसरे वर्ष में सरकारी खजाने में जमा हुए। आर्थिक रीढ़ टूटी, और उसके बाद फिर जितने भी डकैत थे उनके परिजनों से हम लोगों ने बातचीत करनी शुरू की। डकैत भी आप सुनिए कैसे थे, कितने स्थापित थे। पटना में जब थे तो फ़ोन पर रैंसम कॉल आता था, बगहा जब पहुंचे तो स्थिति इतनी व्यवस्थित थी कि फ़ोन करने की तो आवश्यकता थी ही नहीं, मोबाइल भी अनेक क्षेत्रों में लगता नहीं था। गैंग का कोई व्यक्ति एक चिट्ठी लेकर आता था, उसमें लिखा रहता था कि आपको इतनी राशि देनी है, इतना अनाज देना है, इतना सरसों का तेल देना है, इतने अंग्रेजी देनी है, इतने देसी देनी है, इतने चांद मार्का की लुंगी देनी है, इतना डोरा का बनियान देना है, इस प्रकार की पूरी लिस्ट। और उसके नीचे गैंग का नाम जय मां दुर्गे बिहार सरकार, मतलब गैंग स्वयं को बिहार सरकार कह रहा हो, उसके नीचे एक नोट भी पैरेलल सरकार की बात पैरेलल होती थी। सरकार, मतलब बिहार सरकार मान रहा था कि उस क्षेत्र का है, और नीचे नोट में लिखा रहता था कि इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। उस पर जो हम लोगों ने उस रूप में दृष्टि को बदलने का प्रयास किया, हम लोग एक ही बात कही कि रत्नाकर, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता है। यह भूमि तो परिवर्तन की भूमि रही है, जहाँ कभी भगवान बुद्ध भी आए तो एक प्रिंस के रूप में आए थे, एक राजकुमार के रूप में आए थे, लेकिन देखिए जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी जटाओं को भी त्याग किया, अपने वस्त्रों का त्याग किया, और अमपूर्वा से उनकी यात्रा शुरू होती है। उसी परिवर्तन की भूमि चंपारण आज भी बन सकती है, यहाँ महात्मा गांधी बने। तो इस क्षेत्र में यदि उस प्रेरणा को हम पुनः उस रूप में ग्रहण करते हैं तो आज क्षेत्र बदल जाएगा। और तुम सोचो, जब इन बातों को हमने बड़े अच्छे से बातें करनी शुरू की तो जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी, संभव हुआ। सरेंडर शुरू हो गए, वो एक के बाद एक करते 26 गिरोहों का समर्पण हुआ, और जो किडनैपिंग्स 50-100 प्रति वर्ष थी, केवल 1-1.5 वर्ष में 2008 में जब मैं छोड़ रहा था संख्या 0 पर थी, और स्थिति यथावत है। किडनैपिंग्स बंद हो गई। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में तब फॉरेस्ट वाले भी डर से नहीं जाते थे, उनकी भी किडनैपिंग हो जाती थी, लेकिन आज टूरिस्ट आराम से जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं, और बाघों की संख्या भी बढ़ रही है। बड़ी प्रसन्नता होती है कि उस क्षेत्र में जहाँ पुलिस को छोड़कर कोई नहीं जाता था, केवल डकैत रहते थे, आज स्थिति बहुत अच्छी है। चलिए, अच्छी बात है ये। अब आप की जो मुहिम है उस पर बातचीत करेंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार, मतलब आओ बिहार को प्रेरित करें। एक तरीके से कहा जाए, जो हमने देखा है कि बिहार के भविष्य को संवारना है, भविष्य को बेहतर करना है, ये मोटो है इसका। ये कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, फिलहाल इसका कितना असर दिख रहा है, कैसे आप इसको रन करा? देखिए, बिहार को मैंने कहा ना, बचपन से ही इच्छा थी कि मैं अपना योगदान दूं, कुछ बदलने का प्रयास करूं, लेकिन बिहार बदलेगा कौन? अगर आप देखते हैं तो नेताओं की सोच कहाँ तक है, केवल हो गई चुनाव कैसे जीता जाए, टिकट कैसे मिले, इसके बियॉन्ड कोई सोच है ही नहीं। और एक बार मिल गया तो बस ये रहता है, उनके जो समर्थक उनकी सोच क्या है, ब्यूरोक्रेट्स।
जिनकी यार क्या सोच है, जिसकी शादी हो गई, सरकारी नौकरी मिल गई तो लगता है भाई इसको अच्छा दहेज मिलेगा। अरे भाई ऐसा जिसका स्वार्थी सोच हो, उस समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जो व्यक्ति है जो सोच रहा है, किसके लिए सोच रहा है? अपने लिए सोच रहा है। कुछ पोजीशन को अर्जित करना चाहता है, चाहे राजनीति में चाहे ब्यूरोक्रेसी में, तो क्यों चाहता है कि उसका उस रूप में आर्थिक उन्नति हो, उसके परिवार आगे बढ़े। लेकिन यदि बिहार बदलना है तो ऐसी सोच के साथ हम बदल पाएंगे क्या? आप सोचिए उस समय उस बिहार की बात, जब चाणक्य थे तो चाणक्य के मन में कोई स्वार्थ था क्या? जब निस्वार्थ भाव से जुड़े लोग जुड़े, तो आप याद कीजिए उस समय का जब अलेक्जेंडर आ रहे थे तो पहला विरोध कहाँ किसने किया था? किसी राजकुल ने नहीं किया था, तक्षशिला के गुरुकुल ने किया था, पश्चिम उत्तर भारत के सीमांत पर अवस्थित था। और बिहार की बात, बिहार से ही क्यों अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ? क्योंकि बिहार में क्षमता थी, आज भी है, लोगों को जोड़ने की सोच बड़ी थी, वेदांत की सोच थी। पूरे भारत में जब लोग आपस में जातियों में बटे थे, आपस में उस प्रकार के संघर्ष होते थे, बिहार में आप पाएंगे कि जातियां थीं लेकिन उस प्रकार का जातिवाद नहीं था। आपकी सोच बड़ी है, आप नहीं, मेरी बेहतर सोच तो कर रहे हैं, बड़ी नहीं लेकिन इसके पीछे एक सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे जो आईपीएस अधिकारी हैं, क्या वो अपने कर्तव्यों के साथ साथ इस तरीके की मुहिम और भी चीजें उसको कितने बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कई बार सवाल भी इसको मैं लेकर उस पे उठते आता हूं। हैं। मैं सिंपल बात यही कहूँ, बिहार की जो सोच थी उस सोच को यदि हम पुनः धारण करते हैं और समझते हैं कि जाति संप्रदाय के जो मतभेद हैं उनसे ऊपर उठते हैं, तो जिस प्रकार का सृजन हम पूर्व में कर पा रहे थे, आज भी हम भारत को उसी अग्रणी भूमिका में नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। गुण तो वही है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं आपस में? कि जैसे नहीं बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, उनके पास भी बहुत सारे कार्य होते हैं और कर्तव्य निर्वहन करते हुए कितना मुश्किल है इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना। कई बार कई लोग सवाल भी उठाते हैं। मैं इसको तो लेकर। बिल्कुल मुश्किल नहीं मानता। व्यक्ति की क्षमता असीम है, इसी वेदांत की दृष्टि है। क्षमता आपकी असीम है, आपको देखना आप समय का उपयोग कैसे करते हैं। अपने कर्तव्यों के साथ जो भी खाली समय मिलता है आप कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। हो सकता है परिवार के साथ देते हो, आप हो सकता है सिनेमा देखते हो। उस समय में यदि आपको संकल्प इतना सुदृढ़ है कि बिहार के लिए कुछ करना है, यदि आप बिहार के युवाओं को जागृत करने में, कुछ सही दिशा देने में समय देते हैं, और ये मैं तो करता रहा हूँ शुरू से, सैटरडे संडे जो भी समय मिला, चाहे एसपी रहा, डीआईजी रहा, जहाँ भी जो समय खाली मिला, और उसी का नतीजा है कि आज बहुत लोग जुड़े हैं जिनके मन में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो लोग यदि जगेंगे, कुछ ही लोग जगेंगे, उस संख्या में जगेंगे और लोगों को जागृत करने लगेंगे, चीज़ें बदलेंगी और हम बदल सकते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार संदेश वही है कि जब तब कर सकते हैं तो आज भी कर सकते हैं। यदि चाहते हो अपने जीवन काल में उस बिहार को देखना जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, तो जागना होगा। वही बात मैं कह रहा था, बदलाव कौन करेगा? बदलाव हर बिहारी करेगा। हर बिहारी के मन में इस प्रकार की भावना जाएगी, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन थोड़ा योगदान यदि करने लगे निस्वार्थ भाव से मिलकर। शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं, इसी के साथ सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और जब चल रहे हैं तो अब देखिएगा आज इतने पीड़ित लोग जब जगे, महिलाएं, गार्गी चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया महिलाओं को जोड़ने का, और आज बिहार में 11 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर गार्गी पाठशाला चल रही है, जहाँ स्लम्स के बच्चे पढ़ते हैं। पटना में तो 1000 से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं 7 केंद्रों पर। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, इसमें वैसी महिलाएं योगदान दे रही हैं जो शिक्षित हैं, अपना समय देती हैं शिक्षादान में। अब सोचिए जो बच्चे वंचित थे, उनके स्वप्न हैं, उनको ये उड़ान देते हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास। जीवक अध्याय, आचार्य जीवक थे, भगवान बुद्ध के समय चिकित्सक थे, उनके नाम पर जिनको आज पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में, चाइना में हम लोग याद करते हैं, बिहार में हम भूल गए। हम लोगों ने अध्याय स्थापित किया और चिकित्सकों को आप कुछ समय दीजिए। आज पटना में 100 से अधिक फ्री मेडिकल कैंप्स लगे हैं, 11,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। अन्य जिलों में इस प्रकार की गतिविधियां चलती रही हैं। कैसे हो पा रहा है? गतिविधियां चल रही है और अच्छा इसका फल मिल रहा है, अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि कई बार जब अगर कार्यों के दौरान आपने कई सारे ऐसे कार्य किए जिसकी सराहना हुई है और एक के बाद एक उस कार्यों को लेकर लोगों ने उस पर कहा भी है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक विवाद भी आया था और इसको लेकर भी आपने एक पोस्ट भी किया था, यात्री मण को लेकर आपने कहा था। लेकिन एक चीज़ सामने नहीं आया कि आखिर जब किसी को कोई अगर गाली शब्द का यूज़ करे देता है तो आक्रोश बस ऐसा कुछ बोलता है कि अपमानित हो सामने, कुछ ऐसा करे, लेकिन वो कारण क्या था, वजह क्या था, आखिर क्यों आक्रोश आया, ये बात सामने नहीं आ पाई। कुछ बोलना चाहेंगे? कारण क्या था? जो भी कारण थे उसके बारे में सरकार ने पूछा भी था, मैंने अच्छे से जवाब दिया है। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग अभी अन्यत्र हो गई, आप भी जानते हैं। देखिए, मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है, यदि आप सच्चाई के साथ चलते हो, जैसे महाभारत में कहा गया ना, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म के साथ चलते हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, यदि धर्म को हानि पहुँचाते हो तो धर्म आपको हानि पहुँचाएगा। तो यदि आप सही हो, स्पष्ट हो, तो कभी भी आपको अगर लगता है कि कोई आदमी आपको उस रूप में जो आप नहीं हो कराना चाह रहा है, तो आपको फिर उस समय कहीं ना कहीं एक प्रतिरोध करना होगा और बताना होगा कि आपको हो, आपका अस्तित्व है।
ऐसा नहीं है। और सत्य के साथ अगर आप चलते हो तो आप जान लीजिए आपका नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। तो अस्तित्व को साबित करने की जरूरत पड़ जाती है कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब लोगों को लगता नहीं है, लेकिन इस बिहार में तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको लोग अष्टावक्र को देखा है, जिनको लोग देखकर हंसते थे, लेकिन जब उनके ज्ञान को हमने देखा तो हमने देखा कि उस समय सबसे बड़े महाज्ञानी भी वो भी नतमस्तक हुए। तो हर व्यक्ति की क्षमता असीम। वेदांत की दृष्टि क्या कहती है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। पूर्ण क्या? इनफाइनाइट। कितना भी आप काटेंगे सोने को, छोटे से कण में गुण क्या होगा? सोने का होगा। और यदि परमात्मा का अंश आप में है तो कितना भी छोटा अंश होगा, इन्फिनिटी का गुण यदि है तो आपके गुण असीम है। वही बात आपने कही, तो असीम जो गुण जिस व्यक्ति में होंगे और सत्य के साथ यदि सत्य उसके मन में उस रूप में स्थापित हो गया तो गुण तो वही है जो ईश्वर के हैं। और तब आपको डर कैसा? आप सही करोगे और हमेशा करोगे, और उसी रूप में यदि पूरा समाज चलने लगे, वैसे लोग उसको नेतृत्व करने लगे, तो निश्चित उत्कर्ष होगा। बिहार ने यही देखा है। तो आईपीएस विकास वैभव से हम बातचीत कर रहे हैं और कई सारी बातों को हमने इनसे जाना है और आप तक पहुंचाया, और भी कई पहलुओं पर इनसे बातचीत होगी। फिलहाल सर, आपकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो कई सारी उपलब्धि आपके नाम है, और रोहतास किला जो है ये बड़ा फेमस किला है, और वहाँ पर जो तिरंगा झंडा है वो नहीं फहराया जाता था। पहले उस काले झंडे फहरा देते थे कुछ जो विरोधी तत्व हैं। आपने इस मिथक को तोड़ा और वहाँ सफलता हासिल हुई। कैसे ये हुआ उस जगह? देखिए, पगहा के बाद रोहतास पहुंचा था, स्थिति बड़ी विकट थी। पहले डीएफओ की भी हत्या हुई थी, शहीद हुए थे ऊपर पर्वत पर। उसके बाद डीएसपी भी शहीद हुए थे। अनेक घटनाएं घट रही थी। स्थिति की भौगोलिक जो स्थिति थी बड़ी विकट थी। उसमें भी हम लोगों को जोड़ा, और लोगों को जोड़कर इस रूप में जोड़ा कि भाई आपके पूर्वज जब रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को इस पर्वत पर स्थापित कर सकते, तो सोचिए आपके गुण क्या हैं, कितने यशस्वी आपके पूर्वज थे जिन्होंने रोहतास किले को स्थापित जब किया। तो जब मुगल आए उन्होंने कहा किला अभेद्य है, बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। और आप याद कीजिए, कभी अफगान सम्राट शेरशाह सूरी भी जब उन्होंने पहली अपनी यात्रा को प्रारंभ किया तो किस किले से किया था, कैसे उस पर विजय हासिल की थी। और तब धीरे धीरे लोग जब जुड़ने लगे उस प्रेरणा के साथ, तो पहले तो जैसे पुलिस ऑपरेशंस होती हैं वो चली, गोलियां भी बगल से चली, लग गई होती सोली गांव में 3 सितंबर 2008 को। तो आज आपके साथ बात नहीं हो पा रही होती, लेकिन जब मन शुद्ध हो आप चलते हैं तो पहले उस रूप में हम लोगों ने देखा कि लोगों से जुड़ेंगे, दृष्टि बदलने का प्रयास किया। पूर्वजों की बात की, रोहतास किले की बात की, और जो लड़के थे उनको हम लोगों ने बुलाया और टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। रोहतास में जीटी रोड पर स्टेशन के पास रोहतास किले की हम लोगों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई कि पुलिस स्वागत करती है। उस समय लोग हंसते होंगे कि भाई कौन बुला रहा है उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, लेकिन सोच बदल रहे थे, लोगों की बदल रहे थे। और नतीजा ये हुआ कि विद इन अ ईयर जितने आदिवासी थे उस पर्वत पर, वो कहते थे कि भाई हमारे पूर्वज ऐसे थे, और नक्सलियों से बात करने लगे कि भाई आपके कारण हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। और धीरे धीरे उग्रवादियों पर ऐसी एक प्रेशर निर्मित हुआ कि उन्हें सरेंडर करना पड़ गया। तो जो चीज़ बगहा में हुई वही चीज़ रोहतास में भी हुई। और जिस पहाड़ पर कभी गोलियां चलती थीं, लैंडमाइंस थे, आज आप आराम से घूम सकते हैं। मैं तो 2021 के दिसंबर में जब गया था तो एक सोन महोत्सव जिसको हम लोगों ने शुरू किया था, उसी नाम का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, और पूरे रास्ते लोग पुष्पों से, और जब वहाँ पहुँचे तो वाद्य यंत्रों से लड़कियाँ डांस कर रही थीं। उस प्रकार की जो दृश्य था पूरा बदला हुआ था। जहाँ कभी गोली चलती थी, परिवर्तन संभव है। और इसीलिए रोहतास में उस समय परिवर्तन का प्रतीक बना राष्ट्रीय ध्वज। पहले काले झंडे लहराए जाते थे, उग्रवादी लहराते थे, और उस किले की सुध रहने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरा मन तो संकल्पित था, परिवर्तन तो करना है, और प्रतीक कैसा हो। इतिहास से जब लोग प्रेरणा लेते हैं, बगहा में मैंने देखा था कैसे इतिहास की दृष्टि ने क्षेत्र के भविष्य को बदल दिया। उसी दृष्टि को जब रोहतास में मैंने उस रूप में प्रयास किया, सोन महोत्सव नाम से एक प्रकल्प को शुरू किया, लोग जुड़े, और पूर्वजों की दृष्टि को जब धारण करके वर्तमान में योगदान करने लगे, पूरा समाज से लोग जुड़े, चिकित्सक जुड़े, अनेक व्यवसायी जुड़े। उनके द्वारा हम लोगों ने उसमें उन लोगों की सहयोग करवाया जिनको आवश्यकता थी, मेन स्ट्रीम उनको जोड़ने का प्रयास किया। नतीजा वही हुआ। तो उसी रूप में लेट्स इंस्पायर बिहार इन चीज़ों से निकली है कि यदि अपने पूर्वजों की जो दृष्टि थी उसको ग्रहण करके आज वर्तमान में बिहार में योगदान करेंगे, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। आपके बारे में एक और चीज़ सामने है कि जो यूपीसी को लेकर जो ये अवधारणा बनी और समाज में बदलाव की बात आई, बताया जा रहा है कि आप जब 7वीं क्लास में थे उस वक्त समस्तीपुर में कोई जिलाधिकारी आए थे, उनसे भी इंस्पिरेशन मिला था। क्या है वो वाकया? पांडव स्थान एक जगह है जिसके बारे में मैंने बहुत बड़ा ब्लॉग भी लिखा है, हिस्टोरिकल स्पॉट्स पे लिखता रहता हूँ, करीब 200 साइट्स में घूम चुका हूँ। उस साइट में लोगों को पता चला कुछ प्राचीन चीज़ें मिल रही हैं, तो कोई ईंटें निकालने लगा, किसी को कुछ सिक्के मिलने लगे, और लोग ले जा रहे थे। लोग ईंटें चुरा कर ले जा रहे थे, सिक्के चुरा कर ले जा रहे थे। उसको जब मैंने देखा तो बड़ा विचलित हुआ। तब अचानक मैंने सुना कि किसी डीएम ने, जो वहाँ पर उस समय स्थापित थे, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया, धारा 144 का लगा दिया गया। उसके बाद लोग अपने आप स्वतः रुक गया। तब मुझे कौन व्यक्ति है,
जिसके अंदर इतनी शक्ति है, जो जो चीज़ें बिल्कुल ऐसे चल रही थी अचानक उसने रोक दिया। और तब लगा क्यों ना कभी ऐसे जीवन में यदि परिवर्तन करना हो तो इस पोजीशन पर मैं भी पहुंचूं कि मैं यदि चाहता हूं कोई गलत हो रहा हो उसको मैं रोक सकूं। तो अधिकारी बनने की प्रारंभिक प्रेरणा वहीं से निकली थी और बाद में जो आईआईटी पहुंचे तो बिल्कुल स्थापित हो गई कि यही प्रबल हो गई कि यही रूप है, इसी रूप में मुझे योगदान करना है और यहीं से मेरी आगे की यात्रा चलेगी। क्योंकि कम उम्र में मैं कोई ऐसे बड़े परिवार से नहीं आता हूँ कि अचानक मैं कोई बड़ा नेता बन जाऊँ, कोई ऐसे बहुत अमीर पृष्ठभूमि से नहीं आता हूँ कि बहुत बड़ा दानी बन जाऊँ। लेकिन यदि मैं पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ तो यूपीएससी तो मैं निकाल सकता हूँ। और तब मैंने यूपीएससी की तैयारी की क्योंकि स्वच्छ परीक्षा थी, स्वच्छ रूप से चुनाव होता है और यदि आप टैलेंटेड हैं तो आप चुने जाते हैं। और मैंने वही देखा, टैलेंटेड था, चुना गया, रैंक 60 मिली, आईपीएस मिला, बिहार कैडर मिला और मैं योगदान दे रहा हूँ। और योगदान में कई जगह आपने अपने योगदान दिया है। और अगर हम बात बगहा की करें जिसकी आपने चर्चा भी की है, कहा जा रहा है वहाँ पर इलेक्शंस में कुछ जो खास जगह वहाँ के लोग भाग नहीं लेते थे और 2009 में इलेक्शंस में वो लोग भाग लिए और वहाँ आपके नाम पे चौक बनवाया है उन लोगों ने। मैं दोनों अब अलग अलग कहानी मिक्स हो गई। जो चौराहे की बात हुई बगहा में स्थापित है, वो बगहा में जैसा वो 2017 में लोगों ने बनाया था। और रोहतास में इलेक्शंस पहले नहीं होते थे पहाड़ी पर, तो केवल 3 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए लगभग 16 कंपनी लगी थी। तब जब बीएसएफ की पहली जो हम लोग लगाई थी उस पर अटैक हो गया था। लेकिन 16 कंपनी, 1600 जवान लगे 3 केंद्रों पर और चुनाव हम लोगों ने कराया उस क्षेत्र में जहाँ दशकों से चुनाव नहीं हुए थे। और कारण था कि लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहते थे। और मुझसे यदि पूछा जाए सबसे बड़ी चुनौती अभी तक मेरे पूरे जीवन में जो प्रोफेशनली रही तो रोहतास का चुनाव था 2009 का। उसको संपन्न कराना शांतिपूर्वक, बिना किसी भय के, बिना पक्षपात के, क्योंकि उस पहाड़ पर वास्तव में जो टोपोग्राफी थी बहुत कठिन थी। जैसा मैंने बताया पहले डीएफओ साहब भी शहीद हुए, बहुत पुलिस को लॉसेज हुई थी, लेकिन बता करके वहाँ चुनाव होना, गर्मी के उस समय जब जल भी नहीं था, बहुत व्यवस्था करनी पड़ी। मैंने बड़े विस्तार में लिखा है। और जब चुनाव संपन्न हो गया, हेलीकॉप्टर से ईवीएम चला गया और फोर्सेज उतर गई, तो जितनी शांति और जितने प्रसन्नता का मैंने अनुभव किया उतना मैंने आज तक कभी नहीं किया। चलिए, और आप अलग अलग जगह पर योगदान दिए हैं। बात अगर हम करें तो आपने एनआईए में भी अपना योगदान दिया है और उसमें भी उसको लेकर कई सारी चीज़ें सामने आई है। और एनआईए में कैसा अनुभव रहा? इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ भी आपने जांच और ये कार्रवाई की बात की, कैसा रहा अनुभव एनआईए का? मुंबई के जो अटैक्स हुए थे 26/11 वाले, उसके बाद एनआईए बनी थी और तब मेरे मन में इच्छा प्रबल रूप में जगी कि क्यों नहीं अच्छे आईपीएस अफसर इसमें जाएं। और इसी रूप में मुझे लगा कि यही समय है, क्यों ना एक नई एजेंसी में जाऊं, मुझे भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आतंकवाद के नाम मैं बचपन से सुनता रहा हूं, मैं उसमें समझ पाऊंगा, चीज़ों पर कुछ नियंत्रण कर पाऊंगा। इस रूप में वहाँ पहुँचा था। वहाँ भी सौभाग्य रहा, जो अच्छे केसेस थे मुझे मिले। बोधगया ब्लास्ट मिला, पटना ब्लास्ट मिला और फिर साथ में इंडियन मुजाहिदीन का जो केस था उसको भी 2012 में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था। तो उसमें मैंने प्रोफेशनली बहुत कुछ सीखा और आतंकवाद की जड़ों को, किस प्रकार से लोग आतंकवादी बनते हैं, किस प्रकार की सोच होती है, उस पर नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार से एंटी डी रेडिकलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, अनुभवों को ग्रहण किया। और उस रूप में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टेन्योर मेरा एनआईए में रहा। एटीएस में भी आप रहे हैं, तो एनआईए में रहने के बाद एटीएस में भी रहे हैं। बिहार में जो ये आतंक निरोधी काम है और आतंक निरोधी जो उपाय किए जाते हैं उसको लेकर किस तरीके से अपने योगदान दिया है? मैं तो एनआईए का जो अनुभव रहा था उसको, उसके हिसाब से एटीएस में भी करीब 1 वर्ष का मेरा टेन्योर एज डीआईजी रहा, तो उससे किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जा सके उसके लिए मैंने प्रयास किया। अच्छा, एक और सवाल है, जब आप का जो टेन्योर रहा है पीछे, जो आपने काम किया अलग अलग जगहों पर और अलग अलग पदों पर, अलग जिलों में एसपी, आईजी और कई जगहों पर आपने रहा है, वो एक तेज तर्रार आईपीएस का अपना एक काम करने का तरीका, फोर्स और इस वक्त जो वर्तमान में आप जहां पर हैं, क्या लग रहा है कि कई बार ऐसा नहीं लगता कि मतलब वो ज़्यादा बेहतर, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस था अच्छे तरीके से सेवा करने के लिए, कहीं ना कहीं अभी इतना मौका यहाँ नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो देखिए, मैं तो बड़ा होता हूँ ना, यात्रीवन आप कहते हैं, तो मैं मन से सोचता हूँ कि ईश्वर आपके लिए सही रास्ता हमेशा तय करता है और ईश्वर जानता है कि आपको किस समय कहाँ रहना चाहिए। तो मैं तो जहाँ भी रहा हूँ मैंने अपनी पूरी ऊर्जा, जो भी अनुभव थे उसके अनुसार पूरा योगदान देने का प्रयास किया है। और आज जहाँ पर हूँ वहाँ भी बिहार की जो योजनाएं हैं उस पर सुचिंतन करना है। और मैं तो समझिए एक तरह से बहुत समय से बिहार के लिए सोच रहा हूँ, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मैं और समझूँ बिहार की समस्याओं को, बिहार की अर्थव्यवस्था को। अच्छा समय मिल रहा है, बहुत रिसर्च करने का भी समय मिल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ और जान रहा हूँ। और अभी तक तो मेरी दृष्टि थी कि इतिहास की दृष्टि से हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो योगदान होना चाहिए, किस प्रकार से हमें बजट बनाना चाहिए, किस प्रकार से प्लान्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से हम रोजगार की समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर मैं
बहुत गंभीर मंथन कर रहा हूँ और देखिएगा आने वाले समय में कुछ ऐसे और विचारों को लेकर आऊंगा जिससे निश्चित ही बिहार में एक बड़ा परिवर्तन देख बिल्कुल पाएंगे। उम्मीद करते हैं। और एक और संदेश हम चाहेंगे कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बिहार में, जो मतलब मूल बात क्या है यूपीएससी तैयारी करने वालों के लिए, बिहार के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं आपके थ्रू जो उन तक संदेश ये पहुंचे, ये देखिए, बता जीवन में यदि कुछ बड़ा करना चाहते हो, कम उम्र में करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी नौकरी है सिविल सर्विसेज। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि मन में उस प्रकार का कोई स्वार्थ है कि आपके मन में स्पष्टता होनी चाहिए, स्वार्थ इस प्रकार का है कि बहुत पैसे कमाने हैं, तो ये नौकरी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां और कठिन होंगी और यदि इस प्रकार के स्वार्थ को लेकर चलोगे तो निश्चित है जो आपका करियर वो तो खराब होगा ही, और हो सकता है आप कारागार में भी बहुत लंबा समय आपका बीते, और परिवार भी आपकी जो दृष्टि जिस दृष्टि के साथ स्वागत करता है जो आप सेलेक्ट होते हैं, बाद में उसी उल्टी दृष्टि के साथ लोग आपको देखेंगे। तो मन में यदि कुछ अच्छा करना चाहते हो, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, लेकिन इस समाज की सेवा करना चाहते हो और कम उम्र में एक अच्छे नेतृत्व को ग्रहण करना चाहते हो, तो निश्चित सिविल सर्विसेज में आइए। और मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि यदि मेहनत करोगे तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आप पूरी मेहनत कीजिए, ऊर्जा लगाइए और मन से परिश्रम कीजिए, तो आप निश्चित सफल होंगे। चलिए, निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और विकास वैभव जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन इस बातचीत के लिए और इस कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आईपीएस विकास वैभव, हमने इनसे बातचीत की, विभिन्न पहलुओं पर इनसे बातचीत की और जाना कि किस तरीके से ये यूपीएससी की ओर आगे गए और अलग अलग जगहों पर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया और नाम कमाया। साथ ही इस वक्त किस तरीके से वो बिहार को लेकर सोच रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार की मुहिम चला रहे हैं और कैसे आगे बिहार के भविष्य को संवारने की कोशिश में लगे हैं। और उम्मीद हम भी करते हैं कि ये बिहार का भविष्य बनाने में अपना अहम योगदान दे। और साथ ही विभिन्न पहलुओं पर इन्होंने हमसे बातचीत की और हमने आप तक कुछ सारी जानकारी पहुंचाई। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।